हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मंत्रिपरिषद, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान में हमारे राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद और उसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में बहुमत दल यानी आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री अपने और राष्ट्रपति की सलाह के लिए अपने दल के विभिन्न सदस्यों को मंत्रिपरिषद के लिए चुनता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मैंने आपको बताया भी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति के सारे कार्यों को, राष्ट्रपति के सभी कार्य वह प्रधानमंत्री स्वयं करता है और राष्ट्रपति से करवाता भी, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य कर सकता है। यदि वह उसकी बातों को नहीं मानता है या उसकी सलाह नहीं मानने का, तो वह असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। विधायिका अर्थात कानून बनाने की शक्ति और दूसरा कार्यपालिका अर्थात उसे लागू करने की शक्ति। इन दोनों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच के सेतु का काम करता है। सेतु अर्थात पुल का काम करता है, अर्थात राष्ट्रपति को लोकसभा की सभी कार्यवाहियों या संसद की सभी कार्यवाहियों को राष्ट्रपति को अवगत कराता है और राष्ट्रपति की सलाह और उसके अनुशंसा को संसद को अवगत कराता है। अर्थात इन दोनों के बीच में एक पुल का कार्य करता है प्रधानमंत्री। लोकसभा विघटित हो जाने पर भी प्रधानमंत्री परिषद समाप्त नहीं होती और अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और उसे 5 वर्ष के पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा 5 वर्ष के पहले या 5 वर्ष के पश्चात विघटित होती है तो तब भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उसके समाप्त नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्य पर बने रहते हैं। ये तब तक बने रहते हैं जब तक कि अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता। वह राष्ट्रपति को परामर्श और सलाह देते रहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। बहुमत का अर्थ है लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना। जैसे भारत में कुल लोकसभा की सीटें हैं 543 हैं, तो उसमें कम से कम 272 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होगा। किसी भी दल को लोकसभा में या भारत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का या सांसदों का समर्थन होना आवश्यक होगा। लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों व पार्टियों में बंटे होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी आदि। कई पार्टियां राज्यों की तरफ से भी बनी होती हैं। ये राज्यों की भी कई पार्टियां होती हैं, जैसे ADMK, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद आदि यह क्षेत्रीय या राज्य की पार्टियां हैं जो कि राज्य विशेष से संबंधित हैं। हर एक पार्टी की अपने वे अलग विचारधारा होती है, नीति होती है और नीति संबंधित प्रस्ताव भी होते हैं, जिनके आधार पर वे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या
अधिक सदस्य हों तो उसका नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कोई भी दल जो चुनाव में आधे से अधिक अर्थात 272 से अधिक चुनाव में संसद जीतकर आता है, वह अपनी सरकार बना सकता है और उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि किसी दल के पास बहुमत न हो तो वह एक से अधिक दल गठबंधन करके सकते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कोई दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तो वह कोई भी दल, एक या एक से अधिक दल आपस में गठबंधन करते हैं और मिलकर सरकार भी बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। गठबंधन करके जो भी नेता को वह चुनेंगे उसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उन्हीं दल के सहयोगी दल और अपने दल के सदस्यों से वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है, उससे मंत्रियों को चुनता है और उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग भी सौंपता है, जैसे शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, वित्त मंत्रालय आदि अलग अलग मंत्रालय जो है उनका कार्यभार उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर उनको देता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय भी लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के संचालन की धुरी प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार के सरकार में जो गठन होता है वह सरकार का संचालन का पूरा कार्यभार जो है प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। वह सभी मंत्रियों को सलाह दे सकता है, उनके कार्यों की देखभाल कर सकता है और विभिन्न कार्यों में उनकी मदद भी करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जब तक लोकसभा में उन लोगों को विश्वास है, लोकसभा के सभी सदस्यों को मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर विश्वास होगा, तभी तक ये सरकार टिकी रहती है। यदि ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए उसका लोकसभा में विश्वास खो देती है मंत्रिपरिषद, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का यहाँ पर विकास होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से ये लोग एक दूसरे का कार्य करते हैं। सभी मंत्री एक दूसरे के प्रति गुथे हुए रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं और इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का कार्य संपन्न होता है। कोई भी मंत्री दूसरे मंत्री की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वित्त मंत्री शिक्षा मंत्री की बुराई करे या शिक्षा मंत्री महिला बाल विकास के मंत्री की बुराई करे। कोई भी मंत्री एक दूसरे की बुराई या आलोचना नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि वो आलोचना करेगा तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उनमें आपस में ही विश्वास नहीं रहेगा तो वह सरकार किस प्रकार से संसद में या लोकसभा में विश्वास रख पाएगी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मंत्री जो है वह एक दूसरे के साथ मिलकर और सहमति से कार्य करते हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरोध में लोकसभा में अविश्वास व्यक्त किया जाता है और तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल के सदस्य तो राजनेता होते हैं और वे बहुत कम समय के लिए जीतकर आते हैं। इनका मुख्य काम होता है नीति निर्माण करना और विभागों के लोगों के बीच में
कड़ी के रूप में, एक दूसरे की सहायक के रूप में काम करते हैं। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरों, पुलिस का एक बड़ा ढांचा होता है जिन्हें प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी कार्यपालिका की जिम्मेदारियां निभाती है। जो मंत्री होते हैं या जो संसद सदस्य चुन के आते हैं वो कम समय के लिए, केवल 5 वर्ष के लिए चुन के आते हैं, लेकिन इनके कार्यों में जो मदद करने के लिए पुलिस विभाग है या जिला कार्यालय के तहसील कार्यालय के जो अन्य अधिकारी हैं, जिलाधीश या तहसीलदार इत्यादि जो हैं, वे लंबे समय के लिए चुनकर आते हैं और वे अपने कार्य में पूरी तरह से निपुण होते हैं। तो उनकी सहायता से सरकार अपनी कार्यपालिका की जिम्मेदारियों को पूरा करती है। यह हम देखते हैं आरेख 13.3। इसमें है प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य कि प्रधानमंत्री कौन कौन से अधिकार हैं और वो क्या कार्य करता है। प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार: विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना तथा उनके कार्यों को तय करना प्रधानमंत्री का कार्य है। दूसरा कार्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। तीसरा है प्रधानमंत्री योजना और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना तथा उनका मार्गदर्शन करना। इसके बाद है मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है, उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की बैठक लेता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। प्रधानमंत्री जो योजना आयोग और नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी होता है। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री बने वह उसका अध्यक्ष होगा। विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना तथा उनका मार्गदर्शन करना, अर्थात उनके कार्यों में उनकी मदद करना, और मंत्रिपरिषद में यदि आवश्यक हो तो अन्य मंत्रियों का चयन करना भी प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में इसका आगे का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, बाय।